सबसे पहले गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। दिलीप सिंह जी हम लोग के सहपाठी रहे हैं साथ साथ, और करीब करीब वही समय रहा जब हम लोग पंडित जी के नज़दीक गए 1973 का कालखंड। और एक बात जो रह गई थी और बहुत अच्छी तरीके से रचना विधान के क्रम में पंडित जी के रीति विज्ञान की चर्चा की। रीति विज्ञान को पढ़ाया भी है मुझे, और उस समय जो है रविंद्र श्रीवास्तव जी की बड़ी चर्चित पुस्तक शैली विज्ञान की। दरअसल वो कहने के लिए ही है कि कैसे कोई चीज कही जाए। और मैं तो समझता हूं कि काशी में उपन्यास पर चर्चा हो, हिंदी उपन्यास पर चर्चा हो, उसके रचना विधान पर चर्चा हो, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं। अभी जिस रचना विधान की चर्चा हो रही थी, रचना विधान के विकास यात्रा को हिंदी विकास की उपाध्याय से जोड़ करके जिस तरह से भाई दिलीप सिंह जी ने प्रस्तुत किया, वो सारी परंपराएं, रचना विधान को मैं परंपरा सबसे जोड़ देना चाहता हूं। वो काशी से तैयार हुई। देवकीनंदन खत्री जी का जो स्वरूप आया, प्रेमचंद जी आए, प्रसाद आए, और आते आते काशी में रह करके जिन लोगों ने रचा, आप उस रचना विधान को भी ध्यान में रखेंगे। आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह, काशीनाथ जी की चर्चा हुई। एक पूरी परंपरा, और काशी के ही प्रभाव से विवेकी राय जो आंचलिक बोध की रचनाएं या श्री प्रसाद जी की अलग अलग वैतरणी का जो रचना विधान कहने का अंदाज, ये एक लंबी सूची है। न केवल कथा भूमि के चयन की दृष्टि से भी विचार करें, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ, जिसमें हम लोकल से ग्लोबल हो गए, क्षेत्रीयता से हम अंतरराष्ट्रीय वैश्विक क्षितिज पर चले गए, और इसका भरपूर अभी संदर्भ जो है भाई प्रभाकर सिंह जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इंदिवर जी ने अपनी पुरानी परंपरा को लेकर के प्रस्तुत किया, संस्कृत की परंपरा का उल्लेख करते हुए। ये तो दरअसल किस्सों का देश है ये। अब कौन कैसे किस्सा सुना दे, ये रचनाकार की काबिलियत है। और हर तरह के उपन्यास लिखे गए कथा के चयन की दृष्टि से बता रहा हूं। इतिहास को भी देखना होगा तो श्री प्रसाद जी उपन्यास नीलाचाँद आदि को हम लोग देख सकते हैं। सांस्कृतिक बोध की दृष्टि से देखना चाहे तो हृदय प्रसाद द्विवेदी जी को देख सकते हैं, विवेकी राय जी को देख सकते हैं, काशीनाथ जी को देख सकते हैं, महिलाओं के भी लेखन में भी देख सकते हैं। जिस परिवार को लेकर के सारी स्थितियां बनी है, प्रतिभा वर्मा को देख सकते हैं, कमला देवी को देख सकते हैं, मुक्ता को देख सकते हैं। नए नए कंटेंट चुने जा रहे हैं विषय की दृष्टि से। और कोरोना काल में हुआ तो हमारे इंदिवर पांडे जी का एक उपन्यास आया, क्या था, कोरोना की रिपोर्टर करके, कोई लॉकडाउन की रिपोर्टर, अच्छा लिखा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं मानता हूं ना कि जैसे हम निराला के में पूरी हिंदी कविता की परंपरा भी खोज लेते हैं, क्योंकि वैसे युग प्रवर्तक लोग हो जाते हैं। वैसे हमको प्रेमचंद जी को भी देखना चाहिए। जो प्रक्रिया रचना विधान की दृष्टि से भी बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि सब कुछ बोला जा चुका, बहुत गंभीर चिंतन हुआ है, केवल मैं एक संकेत करना चाहता हूं कि प्रेमचंद जी न केवल उपन्यास के बारे में बता रहे हैं कैसा उपन्यास गढ़ा जाए,
कैसा उपन्यास हो, क्योंकि प्रेमचंद जी केवल मनोरंजन के लिए साहित्य को नहीं रखते। अब उसमें लोकप्रियता और इसका भी भेद कर सकते हैं कि कौन कथाकार लोकप्रिय है तो उसको कैसा। आजकल बुक सेल पॉइंट से बहुत सी किताबों की बिक्री बहुत अधिक हो गई है, उसको मैंने पढ़ा लेकिन आनंद नहीं है। वो एक अलग वर्ग है, ठीक है, उसमें रचना विधान दृष्टि हमको कुशवाहा कांत जी की भी रचनाओं में वो सारी चीजें मिलेंगी। कोई गुलशन नंदा को भी खड़ा कर सकता है, बहुत से ऐसे लेखक हैं। लेकिन एक जो साहित्य की दृष्टि और जो उपन्यास विधा की अपनी जो स्थिति बनती है, उसमें तो बहुत कुछ कहने की बात है। पता नहीं क्यों मेरे पर प्रेमचंद जी बहुत हावी हो जाते हैं। जब मैं जैसे आलोचना पढ़ता हूं तो रामचंद्र शुक्ल जी हावी हो जाते हैं कि भाई यदि आलोचना देखना है तो मैं शुक्ल जी का पुस्तक देख लेता हूं पहले कि आचार्य क्या कह रहे हैं, तब आगे कोई बात बढ़े, क्योंकि बात से तो बात निकलेगी। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं, आधुनिकता भी परंपरा की कोख से निकलेगा, तो वैचारिक की परंपरा में भी, शास्त्रीय विवेचन में भी उन्हीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि में जब प्रेमचंद को मैं जब देखने लगता हूं तो मुझे अलग दिखता है, जहां पर आदर्श नोख और यथार्थ को लेकर के कैसे, अब इसको लेकर के कथा चयन की भूमि आप देख सकते हैं, उनके ऊपर के गांधी के प्रभाव धन की सब सारी ये कथा भूमि के चयन का विषय है। प्रश्न है कि कैसे कोई लिख रहा है, रचना विधान कैसे वो तैयार कर रहा है। दहेज पर भी बहुत लिखा गया, स्त्री समस्या पर कोई विषय नहीं छोड़ा प्रेमचंद जी ने। कथा भूमि की दृष्टि में बता रहा हूं आपको। यदि कोई आदिवासी वाला भी खोजना था तो भी मैं दृष्टि से करा रही, रंगभूमि में भी एक दृश्य ऐसा आ जाता है कि वो पहाड़ पर चले जाते हैं, वहां पर मिल जाते हैं और कैसे वो सेवा शुश्रूषा करती है, कैसे वहां वो संदर्भ जग जाता है। एक पूरी चेतना जो है, जो आदिवासी चेतना है, वहां भी हमें दिख जाती है। संकेत करके भी प्रेमचंद जी इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब इन संकेत के माध्यम से उसके रचना के वैशिष्ट्य को, उसके कहने के सलीके को भी हमें खोजना होगा। जब वो कहते हैं कि जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जिसमें उच्च चिंतन हो, सौंदर्य का सार हो, स्वाधीनता का भाव हो, बहुत बड़ा मुक्ति की जो विमर्श को लेकर के जो मुक्ति कामी जो साहित्य उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उसके संदर्भ को भी देखिए कि स्वाधीनता का भाव जो हमको जगाए। पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये साहित्य को समझने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। यहीं पर आकर के हमारा आदर्श और यथार्थ से आकर के जुड़ जाता, क्योंकि वो भी कहते हैं कि किसी भी देश से साहित्य का आदर्श जो है, उस देश की पहचान भी है, उसकी विरासत भी है, धरोहर भी है। साफ साफ कहते हैं कि साहित्य के आदर्श से हम उस साहित्य, उस देश को भी समझ सकते हैं। ये जो प्रेमचंद जी हैं, अब बड़ी अच्छी बात जो है प्रभाकर जी ने कही कि कभी कभी जो प्रयोग जो रचना विधान की दृष्टि होता कि एक विधा का दूसरे विधा में प्रवेश, जैसे प्रसाद जी की कविताओं में जो है नाटक दिखाई देता है, नाटकों में कविता दिखाई देती है, दृश्य सामने उपस्थित। यह भी काशी से ही हुआ। प्रेमचंद जी की रचनाओं में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उपन्यासों में, सभी उपन्यासों में ऐसे ऐसे अंश रखे गए हैं जैसे लगता है कि उतना हिस्सा जो है वो निबंध का है, क्योंकि जब यहां चिंतन की बात प्रवेश कराते हैं तो वो उसमें जो है वह स्वरूप आने लगता है। विषय को कैसे ले लेना, कैसे बहाने से ले लेना और संकेत करके आगे बढ़ जाना, उनकी कहानियों में भी वैशिष्ट है। इसलिए जो नए प्रयोग होते हैं, मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था करी जितने प्रयोग होंगे सब काशी से ही हो जाए, क्योंकि काशी मुक्त भाव से और किसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह के जो है, पूर्वाग्रह भी नहीं है, दुराग्रह भी नहीं है, उसकी धरती है, शिवत्व की नगरी है और सौंदर्य यही रचा जाएगा।
ऐसा मानता हूं मैं। और जिस प्रक्रिया में जो है सारी चीजें कही गई पूरी की पूरी, वो यात्रा बिल्कुल सही है कि गाने का जो अंदाज हमारे कहानियों से निकलने से दर निकलने का प्रेमचंद जी भी प्रयोग करते हैं। यदि हम कहते हैं असरारे महाविश से देखें, सेवा सदन को के पहले से भी देखें, कैसे वो बदलाव करते करते आते हैं और कैसे बाद में चल करके दो कथाओं को गोदान तक मिलाते हैं, शहरी और ग्रामीण कथाओं को लेकर। ये जो शिल्प का जो प्रवेश है, जिसको मैं कहता हूं कि ये रचना विधान की दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। भाषा का प्रश्न जो है दिलीप जी ने बहुत सुंदर उठाया, क्योंकि सब कुछ तो भाषा में ही होना। और मैं तो कहता हूं कि मुहावरे और लोकोक्तियां जो सीधे सीधे समाज से तैयार होती है और समाज से जुड़ती है और व्यक्ति को सब कुछ प्रकट करती है। प्रेमचंद जी ऐसा मुहावरे का जादूगर मैंने नहीं देखा। जब मैं काम करा रहा था, अचानक मेरे मन में आया कि प्रेमचंद पर काम होना। मैं सामाजिक न्याय पर काम करा रहा था कि कोई उपन्यास पर सामाजिक न्याय की खोजे और कोई कहानी में खोजे। तो हमने कहा कि चलो जरा मुहावरे देख हैं। प्रेमचंद जी को पढ़िए, एक पेज भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा जिसमें 4 मुहावरे न हो, 5 मुहावरे न हो। कभी कभी वो मुहावरे से ही बात करते हैं, जो बाद में समकालीन कविता की भी ताकत बनी सुरेंद्र प्रताप जी की बातों को मुहावरे गढ़ने कैसे धूमिल लेकर के आते हैं। ये सब सारी ये भाषा को जीवंत बनाती। कहां जहां पर भी हम आंचलिकता का भी प्रवेश करते हैं तो स्तर पर हम कहते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे के गढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो है आज वक्तव्य भाई दिलीप सिंह जी ने दिया और एक परंपरा उन्होंने तलाशने की कोशिश की कि रचना विधान के माध्यम से ही हम एक पूरे उपन्यास की विकास यात्रा की निर्मित कर सकते हैं। क्योंकि एक शैली की दृष्टि से, रीति की दृष्टि से भी जो गुरुवर विद्यानिवास मिश्र जी ने एक हम लोगों को दिया आलोचना की दृष्टि देखने से, उसमें आप इनको हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से प्रभाकर जी ने जो कथा से कथानक की यात्रा को समाहित किया और कैसे जो है वह औपनिवेशिक से लेकर सबाल्टर्न सोसाइटी से लेकर के विमर्श को लेकर के, क्योंकि ये विषय के चयन की प्रक्रिया कि हम उसको कैसे चुनते हैं, ये विषय का, लेकिन जो कहने का अंदाज है बिल्कुल नौकर की कमीज का उल्लेख किया। मैं तो कह रहा था कि छूट गया। वैसे तो शिल्प संरचना पर बात करते हैं तो सर्वेश्वर का सोया हुआ जल भी अपने ढंग का एक अलग जो है रचना विधान पैदा करता है। जो ये एक पूरी प्रक्रिया है कि कैसे हम तैयार करते हैं। आज आप लोगों ने बहुत गंभीरता से इस सत्र को सुना। हमारे इंदिवर जी ने अपने जो विचार रखे, निश्चित रूप से कथा से कहानी कैसे गढ़ी जाए, कहानी से जो संकल्पना है वो हम आप लेकर के बाण भट्ट से लेकर के सारी जो संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है कैसे निकलती है कहानी, इसको कोई छोड़ नहीं सकता इसको, क्योंकि वह तो प्रवेश करेगी कैसे कैसे, चाहे वो देवकी नंदन जी में चल जाए, किशोरी लाल जी गोस्वामी में चल जाए, जैसे भी चल जाए। और हमेशा जो है इस चीज़ पर हमें चिंतन करना चाहिए और भाषा के स्तर पर जो बहुत गंभीरता से, क्योंकि कोई चीज़ कहे कैसे जाए, जो आत्मकथा की बात कही गई कि कही जा रहे तो भाषा के उदाहरण दिए गए, लेकिन जो रचना के शिल्प के दृष्टि से जैसे अपने अपने अजनबी में डायरी शैली आ गई, तारीखों की दृष्टि के द्वारा जो है कैसे कथा को आगे बढ़ा रहे हैं डायरी शैली में, यह भी एक कथा का है। जैसे हमारे गुरुवर काशीकार सिंह है, कुछ लोगों ने कहा कि इसे उपन्यास में रखा जाए, रिपोर्टाज उसमें छपा हुआ है, हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ऐसे छपा हुआ है, लेकिन अद्भुत रचना है। मैं तो कहता हूं कि उसमें भी आप ऐसे ऐसे संदर्भ देखेंगे, ठीक है रेहन के रंगों पर भी चर्चा हुई, अपनी लेकर के जो सारे संदर्भ छूटना नहीं चाहिए। काशीनाथ जी बड़े प्रबुद्ध, जिसको मैं कहूं कि लोकल और ग्लोबल के साथ जो है जिस तरह से संवेदना का और क्या विकास करते हैं, उसमें एक द्वंद्व पैदा कराते हैं, चाहे वो आर्थिक औपनिवेशिक रूप से लेकर के सांस्कृतिक दृष्टि से भी जो द्वंद्व पैदा करते हैं, उस
उस का भी सृजन काशी से हुआ। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है समापन करते अपने वक्तव्य को कि काशी का योगदान जो है न केवल उपन्यास, कथा साहित्य पूरा संपूर्ण, और जहां तक रचना इस वक्त का शोध किया जा सकता है कि रचना विधान की दृष्टि से किस तरह से काशी जो है नई नई करवटें लेता रहा। यद्यपि प्रेमचंद जी ने अपने सारे प्लॉट कैसे लिए जाएं, कैसे शैली का विकास, उनके जो उपन्यास के हैं, एक तरह से उन्होंने मानदंड स्थापित कर ही दिया है। उस कसौटी पर यदि हम खड़े होकर के आएंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी कृति के साथ न्याय भी कर सकेंगे और हिंदी आलोचना में विकास भी कर सकेंगे। आप सब के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि अध्यक्ष संबोधन तो कहते हैं कि हम सारे लोग सुन चुके हैं। मैं तो केवल एक संकेत उसमें जोड़ रहा था कि इस पर भी इस तरह से हमें देखना चाहिए, चाहे वो मुरघैया को देखें, चाहे उसको देखें। यहीं से सारी रचना है। ये जो परिवेश है, उस परिवेश में जो खास तौर से बहुत अच्छा कहा कि कैसे जो है एक कहते हैं विधाओं का आपस में अंतर सामंजस्य, कैसे वो चीज़ दिखाई देने लगे और कहानी उपन्यास जो है दिखाई देने लगे, दिखती हुई दिखाई दे, वो भी प्रेमचंद है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि रचना विधान पर आज जो संतुष्टि हुई आप लोगों ने, हमारे परम विद्वान दिलीप सिंह जी, हमारे मित्र, और दीवर जी और प्रभाकर जी को आपने जिस धैर्य के साथ सुना और उसका चिंतन और ग्रहण किया, उसके लिए भी मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।